हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी कामरान बुखारी मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि अभी जो अहम तरीन अरब ममालिक की बैठक दोहा में हो रही है, इसकी अहमियत आप क्या समझते हैं? और अरब ममालिक इतवार को हंगामी इजलास में भी शिरकत करेंगे। यकीनन मौजू अमरीकी जो सिक्योरिटी का ढांचा है या अमरीकी एयर बेसिस भी होंगी, अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी भी होगी, लेकिन क्या इस इजलास में फलस्तीन मसला और इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी गौर फिक्र होगा? जी, आप सही कह रही हैं महर। इट इट डज़ अपीयर लॉस्ट। उसकी वजह ये है कि देखें, अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका का फ्रेमवर्क है। अमेरिका बेसिकली एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी जो नई स्ट्रैटेजी है दुनिया के लिए वो ये है कि अमेरिका हैवी लिफ्टिंग ना करे और हर खित्ते के अंदर एलाइड एंड पार्टनर नेशंस और दीगर और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो लीड लें उस खित्ते की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं करेगा, लेकिन इज नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। हम्म। तो वो उस के लिए इब्राहिम अकॉर्ड एक फ्रेमवर्क था जो 2020 में शुरू किया गया था। हम्म। अब मसला ये है कि उसके अंदर जो इम्पेरेटिव्स हैं, इसराइल के इम्पेरेटिव्स और फिर अरब ममालिक के इम्पेरेटिव्स, और उसमें तुर्की को भी शामिल कर लें, वो आपस में कोलाइड करते हैं। और अभी तक जो है कई दिहाइयों से, यानी यूं समझिए जब से इजिप्ट ने पीस ट्रीटी की थी इसराइल के साथ, उससे लेके तो ये समझिए कि ये जो कतर पे हमला हुआ है, वी कैन स्ट्रेच इट दैट फार, हम्म। कि इस दौरान जो है अरब ममालिक नहीं हॉस्टाइल रिलेशंस चाहते थे इसराइल के साथ। सिर्फ हम्म। नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो एक हॉस्टिलिटी दिखाते थे, चाहे वो पीएलओ था या बाद में इस्लामिस्ट ग्रुप्स आए और फिर उनकी पुष्पनाई ईरान ने की। लेकिन अरब ममालिक नहीं चाहते थे। लेकिन इस हमले के बाद ये सवाल उठता है कि भाई, अमेरिका अगर हमारा सिक्योरिटी गारंटर है और फिर अगर अमेरिका ग्लोबल रिट्रेंचमेंट कर रहा है, तो फिर उसमें हमारी क्या पोजीशन है? और क्या और मैं हैसियत है? समझता हूँ, और आज मेरा एक मज़मून भी आया है इसी जी। मौजू के ऊपर, जिसमें मैंने ये आर्ग्यू किया है कि अब तुर्की और सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह, और इसमें हम पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि उनके गहरे रवाबित हैं, तो दे आर लुकिंग एट अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के जहाँ पे, मतलब एक ऐसे माहौल में कि जहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहेगा, तो हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। तो वो जो स्टेट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इसराइल है और इसराइल की हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अरब स्टेट्स और दीगर खत्ते के और ममालिक, आई थिंक वो we're going back to that era. This is just sort of my preliminary assessment. नो, एंड गोइंग बैक वेरी फास्ट इंडीड। बुखारी साहब, सऊदी वली अहद का जो बयान है कि सऊदी अरब अनकंडीशनली कतर के साथ खड़ा है और हर इकदाम कि जो कतर उठाता है वो इसकी हमायत करेगा, ये बयान कितना मायने खेज है आपकी नज़र में? और इससे सऊदी अरब की इजराइल की जानिब पॉलिसी किस हद तक वाजे होती है? अमरीकी अखबार के मुताबिक हम अभी बात कर रहे थे कि कतर ने हमलों के बाद अमरीका के साथ ताल्लुकात के असर नौ जायजे का भी अंदिया दिया है। क्या कतर ऐसा कर सकता है बुखारी साहब? क्योंकि अरब ममालिक की सिक्योरिटी गारंटी तो बाहर, एज यू सेड, अमरीका ही लेता है। सबसे बड़ा एयरबेस भी कतर में है, लेकिन अमरीका को भी फिर भी अंडरमाइन कर दिया गया इसराइल की जानिब से। जी, और मैं समझता हूँ कि इस वजह से अमेरिका, बिलखसूस इस इंतज़ामिया के और इसराइल के ताल्लुकात में भी जो है वो कशीदगी आई है, क्योंकि अमेरिका का इसराइल के साथ ये था कि भाई, आप हमारे साथ मुशावरत करके चलेंगे और सिर्फ हमें इत्तला नहीं देंगे, यानी हम्म। हम प्लानिंग का भी हिस्सा होंगे। अगर आपने इस ईरान पे हमला करना है, ये करना है, तो ये, क्योंकि हम पूरे खित्ते की जियो स्ट्रेटजी को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को कर रहे हैं, तो आपको अपने जो मफादात हैं उनको हमारे ब्रॉडर मफादात में जुम करना है। तो ये चल रहा था। लेकिन अब ये जो कतर पे हमला है, एंड आई बिलीव कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताया गया, दिस इज अ न्यू थिंग। आई मीन, दिस इज जस्ट अनलाइक कंप्लीटली जो है जब ईरान में हुआ अपना था। अनप्रेसिडेंटेड। हम्म। और इसने एक अमेरिका को जो है बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है कि हम्म। हम सिक्योरिटी गारंटर्स हैं। जैसे आप एलाय हो, उसी हम्म। तरीके से कतर भी एलाय है, हम्म। सऊदी भी एलाय है, हम्म। तुर्की भी एलाय है। और अगर आपको याद हो, तो जब बेंजामिन नेतन्याहू आए थे व्हाइट हाउस कुछ हम्म। महीने पहले और वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे पता है कि जो है ना, तुम्हारे और तुर्की के शाम को लेकर तो बहुत गहरे इख्तलाफात हैं, हम्म। और वो मैं इख्तलाफात जो है दूर कर सकता हूँ, मीडिएट कर सकता हूँ, लेकिन यू हैव टू बी रीजनेबल। और ये जो मफरूज़ा था, ये जो फ्रेज था
यू हैव टू बी रीजनेबल, ये उन्होंने 3 दफा दोहराया। सो आई थिंक कि जो है ये हमें सिर्फ इसको अरब ममालिक के और अमेरिका के ताल्लुकात और टर्की अमेरिका के ताल्लुकात के जाविये से नहीं देखना, इसको हमें ये भी देखना है कि आगे चल के इसराइल के और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि आई थिंक जो केओस है ना खित्ते के अंदर और मजमूई तौर पे दुनिया के अंदर, आई थिंक इसराइल ने उसका बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट किया है एंड सो यही कैलकुलेट किया कि हम जो है ना हम ये कर गुजरेंगे लेकिन हमें इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि आज सितंबर 11 की एनिवर्सरी है, तो आज एक वीडियो आई है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसमें जस्टिफाइंग वो द कह रहे सेम, हैं कि एब्सोल्युटली। मुमासलत कर रहे हैं कि अक्टूबर 7 के बाद आपने क्या किया था तो हम भी कर सकते हैं, और बिल्कुल। आपने टेररिस्ट का पीछा जो है ना मतलब हर जगह किया, पाकिस्तान हाँ के ऊपर हाँ। भी आपने जाके एक्शन लिया जब बिन लादेन रेड हुआ था, तो हम भी वही कर रहे हैं। सो यू सी, यू कैन सेंस एंड रीड बिटवीन द लाइंस कि यहाँ पे भी कशीदगी चल रही है। एंड बुखारी साहब, सीएनएन की हम हेडलाइन भी चला रहे हैं, दिस इज वेरी मच व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, बिकॉज अब आप देखिए कि द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड इज राइट नाउ वेरी पैल्पेबल। एंड मैं स्पेसिफिकली आपसे सऊदी अरब का पूछना चाहूंगी, इस बयान जो सऊदी अरब ने अनकंडीशनल सपोर्ट का दिया है कतर के हवाले से, वल्नरेबिलिटी सऊदी अरब कितनी महसूस कर रहा है, बिलखसूस कि अगर कतर के जहां 10,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं, इतना सबसे बड़ा अड्डा अमेरिका का उधर मौजूद है, इसराइल हमला कर सकता है, तो आने वाले दिनों में इसराइल क्या सऊदी अरब दीगर ममालिक पे भी कर सकता है? व्हाट इज द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट यू नोटिसिंग? जो आपका सऊदी अरब का जो सवाल है ना, जी। वो बहुत अहम है। ठीक है, सऊदी अरब जो है उसको इट्स बिन सॉर्ट ऑफ लीडरशिप हैज बिन सॉर्ट ऑफ थ्रस्ट अपॉन इट, यानी अभी तक सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ मिल के खत्ते को मैनेज कर रहा था, लेकिन गुज़श्ता यूं समझिए कि 10-12 सालों से कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि सऊदी अरब ने यूनिलैटरल एक्शन भी लेना शुरू किया है। आपको यमन की जंग का भी याद होगा, उसमें पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी, पाकिस्तान ने जो है वो पोलाइटली जो है वो मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ कशीदगी हुई थी। राइट नाउ सऊदी अरब को अमेरिका कह रहा है कि भाई आप लीड लें अरब अफेयर्स के बारे में, खत्ते के बारे में, और तुर्की के साथ मिलके, यानी टर्की एंड सऊदी अरब रिप्रेजेंट द 2 मेजर पिलर्स ऑफ अमेरिकन स्ट्रेटजी फॉर दिस रीजन। तो अब सऊदी अरब को पता है, और फिर साथ में ये भी कहा गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन अगर होगा तो आप उसकी जो है क़यादत करेंगे, आप जो है वो उस कैंपेन की क़यादत करेंगे और आपको डायरेक्टली इसराइल के साथ मिलना होगा। सो आई थिंक द क्राउन प्रिंस नोज वेयर दिस इज गोइंग एंड वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कैपेबिलिटी, इंटेंट और चीज़ होती है, कैपेबिलिटी और होती है। मेरा कुछ महीने पर एक मजमून आया था जिसमें मैंने कहा था कि पोस्ट वॉर गाजा सिक्योरिटी के लिए जो है वो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, कि अगर जो है वो जंग बंद हो जाती है तो उसके बाद इसराइली ऑक्यूपेशन तो नाकाबिले कबूल है, तो फिर वहाँ की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो अमेरिका तो नहीं करेगा, तो फिर बचा कौन? तो उसमें सऊदी अरब के जो है ना कोर्ट में बॉल है। और लेकिन सऊदी अरब ने, अगर आपको याद हो, 2017 में एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के नाम से एक इदारा बनाया था जिसमें कोई 41 मुसलमान ममालिक जो है मेम्बरान हैं, और उसकी सरबराही साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं अभी भी। तो आई सेड कि दैट कुड बी अ व्हीकल थ्रू व्हिच सऊदी अरब डज सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन गाजा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द रीजन। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की लीडरशिप लेनी पड़ेगी सऊदी अरब को, जिसमें टर्की भी शामिल होगा। आई सी टर्की एंड उनके जो आपस के इख्तलाफात हैं टर्की और सऊदी अरब के, वो ज़रा कम होंगे इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान प्लेज अ बिग रोल, तो वो भी होगा। सो आई थिंक वी आर लुकिंग एट नाउ इन द फर्स्ट स्टरिंग्स ऑफ अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द रीजन।